अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम इनफेक्ट में खुश आमदीद। नाज़रीन, आज कौमी असम्बली का इजलास हुआ। कौन कौन से अहम कानून साजी की गई, इस पर बात करेंगे। अलावा अजी PIA का मामला सियासी होने के साथ साथ संजीदा बहस इख्तियार कर गया है, लेकिन इस वक्त सबसे अहम सवाल ये है कि दुनिया के ताकतवर ओहदे को कौन संभालेगा। अमरीकी सदारती इलेक्शन होने में तकरीबन 24 घंटे से भी कम वक्त रह गया है और बैनुल अक़वामी मीडिया इसको इस 2024 का सबसे महंगा तरीन और टफ इलेक्शन करार दे रहा है। प्रोग्राम के एनालिस्ट अब्दुल मजीद साहिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। साहिद साहब, कौमी असम्बली में आज कौन कौन से बिल पेश किए गए हैं? अच्छा, चूँकि फैक्ट्री लगी है आर्डिनेंसेस की और बिलों की, तो बार बार ही पेश हो रहे हैं। और ऐसे मज़े की बात यह है इसमें कि अभी एक बिल चंद दिनों पहले उसमें तरमीम हुई है, तो फिर मज़ीद तरमीम की ज़रूरत पड़ गई है। उसमें से ख़ास तौर पे प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल जो है वो आर्डिनेंस बड़ा ही अजीबोगरीब तारीख़ रखता है जी। उसको जनाब उन्होंने तीसरी दफ़ा अमेंड किया है और ये एक आर्डिनेंस है, तो सादा अक्सरियत से वो लाते हैं और मंजूर कराते हैं, तो वो होता जा रहा है। आज भी इसी तरह हुआ है। एक तो ये सबसे अहम जो मामला है वो ये है कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो एक्ट है उसमें पहले जजिस कमेटी के 3 अरकान हैं, चीफ जस्टिस समेत सीनियर 2 जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं। तो इसमें चौथा जो है ना आईनी बेंच का जो सरबराह होगा वो भी अब उस जजिस कमेटी का हिस्सा होगा। एक तो ये पेश हुआ है। दूसरा, जजेस की तादाद बढ़ा दी गई है, जो 17 से 23 पहले आई, फिर 25 की जो है ना वो कायमा कमेटी ने कर दी, और इन्होंने चीफ जस्टिस के अलावा 33 जजेस की तादाद का जो है ना वो भी बिल मंजूर कर लिया है। टोटल 34 चीफ जस्टिस समेत वो बन गए चीफ जस्टिस समेत। तो वो देखें, मतलब ये इसमें क्या हिकमत है। जो बज़ाहिर कहा जा रहा है वो तो ये कहा जा रहा है, जो अपोजिशन की तरफ से भी इल्ज़ाम आ रहा है, ख़ास तौर पे बैरिस्टर गोहर ने जो तकरीर की है, उन्होंने कहा कि ये जजेस बढ़ा नहीं रहे, ये अपनी मर्जी के जजेस लाना चाह रहे हैं। अच्छा। ये कानून साजी असल में इस वजह से की जा रही है। तो खैर, अब सियासी तौर पे जजेस में जो पोलराइजेशन थी उसका सियासी जवाब तो बहरहाल यही बनता था, और तो कोई तरीका नहीं होता ना कानून साजियाँ, ऑर्डिनेंस और अपनी मर्जी से फिर जो भी चीज़ों को मैनिपुलेट करना होता है, तो वो तो यही हल नज़र आ रहा था। अब इसको ठीक कहें गलत कहें, दूसरी तरफ हुकूमत की तरफ से ये दलील है कि चूँकि बहुत ज़्यादा, जैसे अभी फुल कोर्ट हुआ तो उसमें कोई 60,000 के करीब 59,000 प्लस केसेस ज़ेर-ए-इल्तवा हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि इनको जल्दी जो है ना वो निपटाया जाए ताकि इंसाफ को जल्द से जल्द जो है ना पहुंचाया जा सके। ये उधर से दलील है। इसी तरह तीसरा बिल जो पेश हुआ है वो है सर्विसेज चीफ की मुद्दत मुलाजमत को बढ़ाया गया है। ये एक मतलब बहुत बड़ा एक इंडिकेशन है। इसमें क्या हिकमत और राज पोशीदा हैं, ये वक्त भी कुछ बताएगा, और कुछ ऑब्वियस है, पता है कि 3 साल से बढ़ा के 5 साल मुद्दत की गई है। तो फिर क्या जो पहले से कंटिन्यू करें, इस वक्त जो सर्विसेज चीफ हैं, तीनों जो सर्विसेज हैं चीफ्स, वो क्या यही 3 से 5 साल में कन्वर्ट हो रहे हैं? इसके तहत इसकी तफसीलात आएंगी। अभी बड़ा क्लियर नहीं हुआ, अभी ताज़ा खबर है। तो एक्सटेंशन अब कहीं खबर आ रही है जो अभी मैं कह रहा हूँ क्लियर नहीं, अभी बिल्कुल थोड़ी देर पहले ये सारी चीज़ें, सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं। तो क्या बज़ाहिर तो यही लग रहा है, जो हम पहले बात कर रहे हैं कि सियासी हल तलाश कर रहे हैं, सियासत अपनी को और अपनी इक़्तिदार को अपने को मजबूत कर रहे हैं, या उसको तूल देना है, या यकीनी बनाना है। तो उसमें तो यही लग रहा है कि फिर ये कंटिन्यू करेंगे। जो नवंबर 2025 में आर्मी चीफ ने रिटायर होना है, तो फिर एक्सटेंशन होगी या ये कानून वहाँ पे मुंतबिक हो जाएगा, लागू हो जाएगा, नाफिज हो जाएगा कि ये 2 साल बढ़ गए हैं। अब ये कि इसके अलावा इशू तो है कि एक जो रिटायरमेंट की उम्र है, अगर वो एक्सीड हो रही है तो फिर क्या, फिर वो तो एक्सटेंशन की दूसरी शक्ल हो जाएगी, दूसरा नाम हो जाएगा। ये चीज़ें थोड़ी सी वाजे होने वाली हैं।
इन इन जो बिलों पे मौलाना फजलुर रहमान की ज़रूरत नहीं पड़ी इस दफ़ा। उनका वो मेहमानदारियां भी रह गई इस बार, मेहमान नवाजियों से भी वो महरूम रह गए जी। या मेज़बान महरूम रह गए। तो अभी चूंकि वो सिंपल ये तरमीमी एक्ट थे तो ये वहाँ पे अक्सरियत से मंजूर करा के तो वो जनाब पास हो गए। इसमें ना मौलाना को पूछा उन्होंने, ना पीटीआई को पूछा। इसलिए मौलाना कह रहे हैं ये तो तौहीन हो रही है। हाँ, मौलाना फिर ये इस बात पे ये कर रहे हैं इसलिए कि जो हमने इतनी प्रैक्टिस की थी, जो 26वीं आईनी तरमीम, वो देखे ना, वो आईनी तरमीम थी। ये है तरमीमी एक्ट हैं, तरमीमी आर्डिनेंसेस हैं, तरमीमी बिल हैं। तो ये इसमें इसका तरीकाकार और होता है, इसमें उनकी ज़रूरत नहीं थी। हुकूमत को पता था कि कहाँ आईनी तरमीम करनी है तो उनकी ज़रूरत है, तो वो जनाब भाग भाग के आ जाके उनको बिल्कुल अच्छी तरह से राज़ी करके उनकी कुछ बातें उस तरह से मान ली थी और अब जो है ना वो तरमीमी बिल पर कसरत राय से मंजूर करा ली हैं। अच्छा सर साहब, आज ही जजेस की तादाद बढ़ाने का बिल मंजूर किया गया और कल जुडिशल कमीशन का भी पहला इजलास बुला लिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान याहिया अफरीदी की ज़ेर सदारत होगा। तो सर साहब, इसमें पीटीआई की जानिब से उमर अयूब और शिबली फराज का नाम भी शामिल है जुडिशल कमीशन में। तो अब कल वो इसमें शिरकत करेंगे या वॉकआउट करेंगे? नहीं, उनको शिरकत करनी चाहिए असूली तौर पर। जब चीफ जस्टिस की तैनाती का मामला था, जब पहले नाम दे दिए थे तो फिर वॉकआउट नहीं बनता था। वॉकआउट या तो एक अंडरस्टैंडिंग होती है, फेस सेविंग देना, और कुछ चीज़ें जाहिर भी हुई हैं कि पीटीआई ने बहरहाल इसको बादले न खास्ता चाहे कबूल किया है, चाहे उनको सेफ पैसे ही दिया है, बहरहाल दिया है, और ये चीज़ें वाजे भी हो गई हैं। उसके बाद देखें ना, फिर उन्होंने जुडिशल कमीशन के लिए भी नाम दे दिए। अगर उसको मानते नहीं मानते तो वो तो सिरे से ना मानते ना, वो कहते नहीं देते नाम। आप देखें, नाम ना अगर देते तो जो आईनी तरमीम कह रही है उसके मुताबिक तो अपोजिशन के लोग शामिल हैं ना। एक एक हैं, दो दो हैं, उसमें खास खसूसी कमेटी में दो हैं और इधर जुडिशल कमीशन में एक सेनेट से है और एक कौमी असम्बली से है, जो उमर अयूब हैं वो कौमी असम्बली से हैं और शिबली फराज उधर से हैं। तो ना देते और सिरे से ना मानते तो ये जो प्रोसीजर है ये मुकम्मल ही नहीं होना था। इसका फिर कोई इदारे इसको लिंगर ऑन करते, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि ये बिल्कुल अंडरस्टैंडिंग से हुआ है। उसके फिर कान को दूसरी तरफ से पकड़ने वाली बात जरूर की है पीटीआई ने, लेकिन ये है कि नाम दे के और आज जुडिशल कमीशन के लिए भी नाम दे के ये जाहिर हो गया, हत्ता कि जब जस्टिस याहिया अफरीदी की हलफ बर्दारी थी उससे पहले ये कह रहे थे कि हम ये होने नहीं देंगे, अगर जस्टिस मंसूर अली शाह के बगैर कुछ भी होगा तो फिर हम तूफान खड़ा कर देंगे और हम जो है ना मुल्क जो है ना वो ब्लॉक कर देंगे। और उन्होंने कहा कोई माइका लाल और ये करके दिखाए तो हम ये कर देंगे। खास तौर पे अलीमीन गंडापुर की बड़कें आजकल बहुत शोरा आफाक हैं, तो वो खुद ही उस बतौर वजीर आला उस हलफ बर्दारी की तकरीब में शरीक थे। तो खैर ये बात हमारे नाजरीन को पीटीआई के बाहर बैठे लोग खास तौर पे जो इस तरह की अफरा-तफरी चाहते हैं और उनको हवा देते हैं, उनको अंडरस्टैंड करने की जरूरत है। एहतजाज की कॉल दे दी है ना 9 नवंबर से, उन्होंने कहा सवाबी मोटरवे से हम एहतजाज की तहरीक और मुल्क की तहरीक शुरू करने जा रहे हैं। और वो तहरीक बहरहाल वैसे तो उनका एक आईनी हक है वो एहतजाज करें, लेकिन वो पहले जिस तरह की तहरीकें थी उसी तरह की होगी। अच्छा। खान साहब तो अंदर हैं, खान साहब तो नहीं होंगे, तो वही होगा। कोई कहेगा ये मतलब बगैर लीडरशिप के, हाँ, कोई कहेगा कि ये अलीमीन गंडापुर ने, जैसे शेर अफजल मरवत ने कहा कि अलीमीन गंडापुर ने जो है ना मैनेजमेंट इसमें ठीक नहीं की और ये एहतजाज मैंने ठीक नहीं की है और स्ट्रेटजीज ठीक नहीं थी। तो ये बातें तो हो रही हैं। इसी तरह फिर वही होगा, आपस में लड़ते रहेंगे। ग्रुप्स भी बहुत हैं पीटीआई के, तो ये उसी तरह की तहरीक होगी। एहतजाजी कमेटी चेंज कर दी गई अब। हाँ, उसमें अब शेर अफजल मरवत तब चूंकि बीमार थे तो उनको भी शामिल कर दिया है। अच्छा। तो हैं तो सारे ही उसमें तहरीक में अभी शामिल हैं, लेकिन ये किसी एक को देखते हैं कि ये कर रहा है तो उसको नाकाम भी बनाते हैं खुद के, ये लीडर ना बन जाए। ये है, होता भी है सियासत में। बहरहाल खान साहब के बगैर कोई भी तहरीक कामयाब नहीं हो सकती। अलबत्ता ठीक है कि वो अपना जितनी भी समझ आती है, जिसका मुंह जिधर है वो शरीक ज़रूर होता है कि वो एक पॉपुलैरिटी ज़ाहिर है लूज़ ना करे, जो भी गेन की हुई है तो वो इन ज़रूर रहते हैं। चाहे
आजम स्वाति जैसे उम्र रसीदा लोग भी कहीं ना कहीं से वीडियो बनवा रहे हैं। अच्छा। कि यहाँ वो मास्क पहना है, पानी लिया हुआ है, वो नमक लिया हुआ है, वो आंसू गैस के लिए। हाँ। तो खैर वो उसके बाद कोई 7-8 केसेस में मुलविस करार दिए गए और उनकी फिर जमानत भी आज ही हुई है। तो खैर वो शरीक तो होते हैं अपने आप को दिखाने के लिए, लेकिन वो तहरीक नहीं बनती। सिर्फ पीटीआई जब है ही इमरान खान का नाम, तो फिर तहरीक भी इमरान खान के साथ ही चल सकती है, इमरान खान के बगैर नहीं चल सकती। नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं हम ब्रेक, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, हमें ज्वाइन कर रहे हैं इमरान याकूब, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सर प्रोग्राम में वेलकम करते हैं आपको। इमरान साहब बताइएगा, तरमीम पे तरमीम आ रही है, सियासत में कहीं पर भी ठहराव हमें नज़र नहीं आ रहा। इस वक्त पाकिस्तान की सियासत किस जानिब जाती नज़र आ रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, गुजारिश ये है कि पाकिस्तानी सियासत जो है उसकी हालत जो है ना वो कुछ इस तरह की है कि जैसे आप अगर रोड पे जाएं तो कोई रिक्शा जा रहा हो तो उसके पीछे एक शेर लिखा होता है कि ना इंजन की खूबी ना कमाले ड्राइवर, खुदा के सहारे चला जा रहा है। हाँ। तो उसी तरह पाकिस्तानी सियासत भी खुदा के सहारे चली जा रही है। हाँ। और इसमें कोई चीज भी ऐसी नहीं जिसको आप हतमी करार दे सकेंगे, आप ये कह सकें कि इससे कुछ सूरत हाल वाज़ेह होती नजर आती है। जैसा कि आपने अपने सवाल के पहले हिस्से में तरमीम की बात की जी, तो 26वीं आईनी तरमीम ने बहुत सारी चीजें खोल के रख दी। जी। अब उसमें जिस तरह से हुकूमत को पहले बैकफुट जाना पड़ा, फिर जिस तरह से मुसवदे में बारहा तब्दीलियां की गई और जिस तरह से 8-9 सीटों वाली पार्टी जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने एक बार फिर ये मनवाया कि वो एक जीरक सियासतदान है और कम सीटों के बावजूद उन्होंने सारे मुल्क की सियासत को अपने गिर्द घुमा दिया। हाँ। ये सारी चीजें जो हैं ये काफी गौर तलब है। हाँ जी, लेकिन अभी तो मौलाना की जरूरत ही नहीं पड़ी, अब तो तरमीमी बिल लाने थे, वो कसरत राय से मंजूर कर लिए हैं। अब्दुल मजीद साकिब साहब, गुजारिश है कि आप तो माशाल्लाह खुद सियासत के रमूज समझते हैं। तरमीमी बिल किस तरह कब लाए जाते हैं और क्यों लाए जाते हैं? हाँ जी। जब हुकूमत को कहीं ये अंदेशा हो कि वो तरमीम पास नहीं करवा सकती जी, वो कौमी असम्बली में या सेनेट में कानून मंजूर नहीं करवा सकती, तो फिर बिलों से काम चलाया जाता है। हाँ जी, तो बिल्कुल। ये जो मामला है, एक बात जो मेरे नजदीक बीइंग अ फॉलोअर ऑफ पॉलिटिक्स और बीइंग अ स्टूडेंट ऑफ जर्नलिज्म, जो मेरे नजदीक सबसे अहम बात है वो इन तरमीमी बिलों का आना या मंजूर होना नहीं है जी, वो इन तरमीमी बिलों का पेश किया जाना है। हाँ। इन बिलों का पेश किया जाना ये इस बात की गमाजी करता है कि हुकूमत और उसके वेल विशर्स हाँ जी, ये फैसला किए बैठे हैं, ये तैयार किए बैठे हैं कि इमरान खान की वापसी या इमरान खान के लिए अभी इस सियासत में कोई जगह नहीं है और हर वो काम करेगा जिससे ये मुल्क जो है, इस मुल्क में मौजूदा हुकूमत के लिए आसानियां पैदा की जा सके। जी बिल्कुल इसी तरह है। लेकिन दूसरी तरफ हम आते हैं, नवाज शरीफ देखें एक आईनी तरमीम करवा के उसके बाद वो चले गए हैं, उनके आने की वैसे कोई वापसी की कोई तारीख नहीं है। अभी रिपोर्ट तो आज हो रहा है, लेकिन मेरे ज़राए के मुताबिक कल जो है मरियम भी जा रही हैं, वो पहले एडमिट थी हॉस्पिटल और उन्होंने इलाज के नाम पे जाना है। तो ये वापसी भी आएंगे, उनसे याद अल्लाह तो आपकी भी है, उनकी नफ्सियात भी आप समझते हैं। अब गुजारिश ये है कि मैं जाती तौर पे ये समझता हूँ कि नवाज शरीफ साहब वापस आएंगे जी, और मरियम नवाज साहिबा जो है उनको जाने के लिए बीमारी का बहाना करने की जरूरत नहीं है। ठीक है। मामला ये है कि उनका इलाज की घर से जाना, मैं कोई इसको ये नहीं समझता कि ये शायद को हो नहीं पाता, लेकिन मेरे लिए ये जरूर एक पाकिस्तानी के तौर पर ये जरूर सोच का मुकाम है कि हमारे यहाँ क्यों ऐसा है कि जब भी कोई बड़ा आदमी वो सियासत में बड़ा हो, वो कारोबार में बड़ा हो, वो ब्यूरोक्रेसी में बड़ा हो, यानी इशराफिया जो है उनमें से कोई बीमार हो जाए, उसको गले की इन्फेक्शन हो जाए तो उसको भी इलाज के लिए बाहर ही क्यों जाना पड़ता है? ये सवाल है बिल्कुल। हाँ जी, और गरीब आदमी या मेरे आपके साथ सफेद पोस्ट आदमी उस खुदा ना खास्ता हार्ट अटैक भी हो जाए तो उसको मेयो अस्पताल
PIC सर्विस अस्पताल या जिला अस्पताल जाना पड़ता है, और वहाँ भी एक एक बेड में 2-2, 3-3 मरीज मौजूद होते हैं। तो ये जरूर एक लम्हा फिक्रिया है मेरे नजदीक कि हुकूमत को भले ही वो खुद जहाँ भी जाके इलाज करवाएं, हमें उस पर एतराज नहीं है, और हम कौन होते एतराज करने वाले, वो अपने जो मर्जी करें, लेकिन हमारा ये बतौर कौम ये मुतालबा जरूर है कि यहाँ भी कुछ इस तरह के मामला हो जाएं कि तालीम और सेहत, जो कि हमारा आइन जिसकी हम बार बार राग लापते हैं, 1973 के आइन के तनाजर में ये भी देख ली कि तालीम और सेहत बुनियादी तौर पे हर पाकिस्तानी शहरी जो है उसका हक है। आप कुछ भी ना दें तो तालीम और सेहत जैसे बुनियादी जो हकूक है वो तो दे दें। हाँ, यही मसला है, यही सारे सियासतदानों का यही मसला है। जरदारी साहब को भी मोच आ गई है, वो भी दुबई में ही बैठ गए हैं, पता नहीं वो मोच क्या, इतनी लंबी चौड़ी इतनी चीज, हमें भी आती रहती है मोच, लेकिन हम तो यहीं कहीं को बांध बूंद के कपड़े शपड़े और वो गर्म पट्टी लगा के तो हमें ठीक होना पड़ता है या हो जाते हैं अल्लाह की तरफ से। तो ये अब्दुल मजीद साजिद साहब, आपको जब मोच आती है ना तो आप मोची के पास जाके खो जाते हैं। उनको मोच जब आती है तो उनको उसके लिए जो है ना उस पे टिकोर करने के लिए बड़े लवाजमात चाहिए होते हैं। हाँ जी, यहाँ पूरे नहीं होने देते। हाँ बिल्कुल यही मसला है, इसलिए देखें तनकीद भी आती है ना। फिर अब अगर आपने वैसे जाना है दौरे पे तो ठीक है जाएं, लेकिन अगर आप ये फिर कहें कि मेरा ये गले की कोई प्रॉब्लम है और उसके इलाज के लिए जाना है, तो फिर सवाल तो उठेंगे ना, फिर हम भी तो एहसास कमतरी का शिकार होंगे। तो ये मुसलसल एक इक़्तिदार में रहने के बाद भी अगर ये सूरत हाल है तो फिर तो अल्लाह ही हाफिज है, फिर नहीं पाकिस्तान चलता। फिर हम ये हकूक का नाम 1973 का आइन बस पढ़ने के लिए रखें और लिखने के लिए, आप भी लिखते रहें हम भी लिखते रहें, भाई यही करते रह जाएंगे फिर। अब अब्दुल मजीद साजिद साहब, गुजारिश ये है कि आप जो मर्जी लिखते रहे या पढ़े रहे, हाँ जी, उससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, किसी के कान पे जूं भी नहीं रही। आप ये क्या समझते हैं कि आपके या मेरे लिखने पढ़ने से कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ रहा। फर्क यहाँ पे ये हमारा एक अलमिया है, हमारे लिए बड़ी ही अफसोस की बात है कि हमारे यहाँ ये जो मुल्क कायदे आजम ने जिन असूलों पे बनाया था, हाँ जी, वो शायद उसी वक्त से एक टोला उसमें लग गया था कि ये मामला हो ना जाए, क्योंकि अगर उस तरह से चीजें हो जाती तो आज दुनिया की बेहतरीन एक फलाही रियासत होती, फलाही इस्लामी रियासत होती। बिल्कुल। लेकिन जो किसी को भी उस वक्त ये गवारा नहीं था, लिहाजा ये बाकायदा ये इसी तरह से काम हुआ, बाकायदा साजिशें करके, बाकायदा प्लानिंग करके, बाकायदा इस मुल्क को लूट के हालात इस तरह के बनाए गए हैं कि एक आम आदमी बेचारा अपने मसाइल से ही जो है ना वो उठ ना सके, उठारी ना उठा सके, ताकि उसका ध्यान किसी और की तरफ जाए ही ना। बिल्कुल, PIA की मिसाल सामने ही है, आपकी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ। PIA का जो हाल कर दिया गया, और अब खुद कह रहे हैं हम ही ले लेते हैं, कोई 10 अरब की बोली लगा रहा है, कोई 20 अरब की लगा रहा है, कोई कहता है हम सूबाई सतह पे उसको जो है ना वो खरीद लेते हैं। तो अंदाजा तो लगाएं कितना मजाक बन गया, इतना बड़ा इदारा था, तबाह करके रख दिया है। अब्दुल मजीद साजिद साहब, गुजारिश ये है कि कल अलीम खान साहब जो वजीर निजकारी हैं, वफाकी वजीर निजकारी, हाँ जी, उनकी सोनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उसमें उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की। हाँ। उन्होंने कहा कि मुझसे पहले 25 वजीर रह चुके हैं, यानी 2 दर्जन से जायद जी हाँ वजीर जो है निजकारी के रह चुके हैं, जी हाँ, लेकिन वो PIA बेच नहीं सके। ठीक है। तो अगर मैं ये समझता हूँ कि अगर 25 वजीरों की आप जो उनके साथ हमला है, चीजें हैं, वो लगाए तो कितने अरब रुपया, तो वो खसारा भी उसमें शामिल हो गया होगा। शामिल है। लिहाजा आप इस चीज को भी देखें कि पूरी दुनिया में इस तरह से नहीं होता। हुकूमतों का काम बिजनेस करना नहीं होता, हुकूमतों का काम बिजनेस मैनों को सहूलियात देना होता है, ईज टू बिजनेस पैदा करना होता है। बिल्कुल। और फिर जो है ना उस मामलात को अमूरे हुकूमत को चलाना होता है। बिल्कुल सही। जब आप इस तरह से करेंगे, ऑन एवरेज अगर बैनुल अक़वामी सतह पे एक जहाज पे 300 बंदा हो और आपके पास 800 बंदा हो, तो फिर वो कैसे चलेगा? हाँ, लोड है। आप देखें जो 4-5 आपकी निजी एयरलाइंस हैं जी,
उनमें से तो कोई खसारे में कोई नहीं नहीं है, जाते। वो बड़े प्रॉफिट में जा रहे हैं। वो तो सब प्रॉफिट में जा रहे हैं, वो तो एक्सेल कर रहे हैं, वो तो जहाज भी बढ़ा रहे हैं, वो तो रोजाना की बुनियाद पे तरक्की कर रहे हैं। जी लेकिन हाँ। वो एयरलाइन जिसने दुनिया की बेस्ट एयरलाइंस को जन्म दिया, जी। वो एयरलाइन जिसने लोगों को दूसरे ममालिक में जाके एयरलाइंस बनाई, आप एमिरेट्स हो, सिंगापुर एयरलाइन हो, मलेशियन एयरलाइन हो, आप नाम लें कि कौन से मुल्क की जो इस वक्त जदीद एयरलाइंस है उसमें पीआईए के लोगों ने क्या क्या किरदार अदा नहीं किया। ठीक है। लेकिन हमारे यहाँ ये है कि दुनिया के बेहतरीन रूट्स होने के बावजूद हम उन रूट्स पे फ्लाइट ही नहीं चला सकते। जी। आप ना यूरोप में जा सकते हैं, ना आप अमेरिका में जा सकते हैं। कुछ रूट आपने एमिरेट्स को बेच दिए, कुछ कतर को बेच दिए, कुछ आपने टर्किश एयरलाइन को बेच दिए जी। और खुद बाबा जी का ठल्लू लेके आप चल रहे हैं। वो अब खाली जहाज ही हैं, और उनमें से भी कोई 31 जहाज हैं, उनमें से 8 ग्राउंड हुए हैं। अब पता नहीं आगे क्या बनता है। बहरहाल जी, बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब, आपने टाइम दिया। बहुत शुक्रिया इमरान याकूब साहब आपका। जैसे पीआईए की बात आपने छेड़ दी, अब आप भी बता दें कि कौन है इसकी तबाही का जिम्मेदार। अच्छा जी, इसमें अगर तो हम इसको तारीखी तौर पे देखें तो जब ये ओपन स्काई एक पॉलिसी बनाई गई ना, उस वक्त एक मसला आ रहा, और ये 92 में हुआ जब नवाज शरीफ वजीर आज़म थे, तो ये पॉलिसी बनाई गई। अब ये इसके बाद हुआ ये कि एक तो हमारे पास उस वक्त कोई 40+ हमारे पास जो है ना वो जहाज़ थे, वो फिर उसकी फ़्लाइट्स भी पूरी दुनिया में जाती थी। इसके बाद ये हुआ कि वो एमिरेट्स और बाकी दीगर जो है ना वो फ़्लाइट्स वो आने लग गई यहाँ पे, ओपन कर दिया ना रूट जो होते हैं, ये इंटरनेशनल जो रूट्स हैं। इससे पहले हमारे पीआईए के जो फ़्लाइट्स थी वो उन इंटरनेशनल रूट्स को इस्तेमाल करते थे। फिर हमने वो वही बात कि उनको बेच दिया, तो वहाँ हम रुक गए, पीआईए रुक गई, उनकी फ़्लाइट्स चलने लग गई। उनकी जनाब 8-8 अगर फ़्लाइट्स हैं तो हमारी एक है। ये उसके बाद से कह लें हमें खसारा भी होना शुरू हो गया, और साथ ही है कि उसके जो असल एसेट्स हैं, असासा जात हैं, वो भी फिर कम होते गए। उनको देखा नहीं गया, जहाज़ की अगर कोई मेंटेनेंस है तो वो खड़ा कर दिया, ग्राउंड कर दिया गया, और वो खड़े ही हैं। उनमें से एक तो इस हालत में पहुंच गए हैं, बड़े कीमती जहाज़ हैं, एक जहाज़ जो है वो इस हालत में खड़े खड़े पहुंच गया कि वो ठीक ही नहीं हो सकता। बाकियों की 7 जहाज़ जो ग्राउंड हैं इस वक्त, उनकी मरम्मत हो के वो चला सकते थे। फिर हम तारीखी तौर पे हम पीटीआई के दौरे हुकूमत में आ जाते हैं। इस पे जनाब आप कह लें दो तरफा अजीब सा तमाशा ये लगा कि उस वक्त के वजीर जो एविएशन थे, उसने ये कह दिया कि ये जो हमारे पायलट्स हैं इनके पास जाली लाइसेंसेस हैं। अच्छा, यानी ये पायलट्स नहीं हैं, इन्होंने पता नहीं कहाँ से लाइसेंस बनवा के, तो ये तो हमारे, मतलब ये बात का मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हम अपने पीआईए, अपने रूट्स, अपने इदारे के खिलाफ एक साजिश कर रहे हैं, जिसका नतीजा ये हुआ कि यूरोप ने सबसे पहले कहा कि चलो जी बंद, भाई आप तो जिंदगियों से खेलेंगे और हमारे भी यहाँ कहीं तबाही करेंगे, जहाज गिराएंगे। ये उस वक्त मामला है जब जहाज एक गिरा यहाँ पे कराची में, तो फिर उसके बाद आया कि हैं ये कहाँ से आ गए है, ये पायलट्स की ट्रेनिंग कहाँ पे हुई है। तो उसका ये फिर नुकसान मजीद ये हुआ कि उसके बाद, मतलब कहने का है कि पीटीआई हो, पीपल्स पार्टी हो, नून लीग हो, इक्तदार में रहे हैं ना, तो सारे जिम्मेदार हैं। अब इसको कौन कहे कि कौन जिम्मेदार नहीं है? उनके 3-3.5 साल में भी पीआईए कौन सी कोई दुरुस्त होगी? या बेचने की तो बड़ी देर की ये पॉलिसी है, तो वो नहीं बेच सके। ये अब देखें ना, वजीर निजकारी इस वक्त अब्दुल अलीम खान, मैं आपको बताऊं कि कारोबार उनसे ज्यादा कौन नहीं जानता, कौन जानता है। हुकूमत में भी तो कहा जा रहा था कि प्राइवेटाइजेशन का काम मुकम्मल कर दिया गया है, अब जो हुकूमत आएगी बस वो इस काम को पाया तकमील तक पहुंचाएगी, तो फिर हम किसको जिम्मेदार कहें? देखें, उस वक्त फवाद हसन फवाद थे वजीर निजकारी, तिजारत को ये देखते थे और ये इस शोबे को, तो उन्होंने ये बना दिया, बना के फिर कर दिया कि अब चूंकि वो हैं केयर टेकर्स, पूरी निगरान वो वजीर थे, तो उन्होंने कर दिया कि जी ये अब जो हुकूमत जो आएगी वो फिर इसको टेकअप करेगी। ठीक है। तो वो कर दिया अलीम खान साहब ने, अब उसको बेचना शुरू कर दिया, अब बिक रहा है, उस पर भी मसला है।
लाइबिलिटी है। हमें असल में अब IMF ने पाबंद कर दिया है कि आप ये लाइबिलिटीज जो है ना ये ख़त्म करें, यहाँ आपको खसारा आ रहा है वरना आप नहीं आगे बढ़ सकते, या आपको हम कैसे इन खसारों के बावजूद जो है ना वो जनाब वो मजीद किस्तें दें और मजीद पैसे दें। ब्रेक का मजीद टाइम हो गया। ओके नाज़रीन यहाँ पर लेते हैं हम ब्रेक, हमारे साथ रहिए। प्रोग्राम में फिर से खुश आमदीद। नाज़रीन हमें ज्वाइन करें नसीम सिद्दीकी साहब, सीनियर सहाफ़ी हैं और इस वक्त अमेरिका में मौजूद हैं। नसीम साहब प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं आपको। क्या हालात नज़र आ रहे हैं आपको अमेरिका में सदारती इलेक्शन के हवाले से? कहीं कैमला हैरिस की मकबूलियत नज़र आ रही है, कहीं ट्रंप की, तो क्या सूरत हाल है? कौन लग रहा है आपको अगला वाइट हाउस का मकीम? बहुत शुक्रिया। देखिए, जिस तरह पाकिस्तान में एक इलेक्शन की गहमा गहमी होती है, जगह जगह आपको पोस्टर्स नजर आ रहे होते हैं, होर्डिंग्स नजर आ रही होती है, शोर शराबा नजर आ रहा होता है, यहाँ पे ऐसा कोई माहौल नहीं है। लेकिन अमेरिकन तमाम शहरी जो है वो अमेरिकी सदारती इलेक्शन को लेके काफी पुरजोश भी है। यहाँ पे कैंपेन्स भी चल रही हैं। आपने देखा कि टीवी के ऊपर मुबाहिसे भी होते हैं, दोनों कैंडिडेट जो है वो अपने अपने मंशूर के बारे में भी बताते हैं। लेकिन मैंने जो यहाँ पे देखा है वो ट्रंप की जो मकबूलियत है मुझे यहाँ पे ज्यादा लग रही है। लोग कह रहे हैं कि ये बड़ा नेक टू नेक मुकाबला है, लेकिन मेरा अपना तजिया ये है कि ट्रंप काफी मार्जिन के साथ जो है कमला हैरिस को शिकस्त देगा। उसकी जो वजूहत मुझे नजर आ रही है उसमें से एक वजह ये है कि कमला हैरिस जो मौजूदा गवर्नमेंट है डेमोक्रेट्स, उसकी वाइस प्रेसिडेंट है, और आपको पता है कि जिनकी गवर्नमेंट होती है उनसे आवाम को बहुत ज्यादा शिकायत होती है। कोविड के बाद यहाँ पे भी महंगाई बहुत बढ़ गई है, उसके बाद बेरोजगारी बहुत बढ़ गई है। दूसरा जो मुसलमान सेंटीमेंट है वो गजा फलस्तीन को लेके वो भी मौजूदा गवर्नमेंट के खिलाफ है। और जो नॉर्मल लोग हैं, जो ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, या जो लोग नरम दिल रखते हैं, उन्होंने जिस तरह बच्चों की, औरतों की बेहरमती देखी फलस्तीन गजा के अंदर, तो उनका भी गवर्नमेंट के साथ कोई एक अच्छा इम्प्रेशन नहीं है। अच्छा नसीम साहब, आप चूंकि वाशिंगटन में, आप जिस तरह कह रहे हैं कि ट्रंप की जो है ना मकबूलियत ज़्यादा नज़र आ रही है, वो जीतने और ना जीतने की दोनों सूरतों में फिर वो कैपिटल हिल की क्या हालात हैं सिक्योरिटी के भी, और वहाँ इस तरह के खदशात तो पाए जाते हैं, चूँकि पहले एक एग्जाम्पल भी मौजूद है। तो आप चूँकि वाशिंगटन में हैं तो क्या देख रहे हैं कुछ सिक्योरिटी के हवाले से? जी बिल्कुल, ये बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है, क्योंकि पिछला एक एक्सपीरियंस उनके पास है जो कैपिटल हिल के ऊपर हमला हो गया था, फिर उसके बाद मुकदमात भी बने और काफी लोगों को सजाएं भी हुई और ट्रंप को भी उसमें सजा हुई। तो इस वक्त मैंने देखा है कि जो व्हाइट हाउस के इर्द गिर्द उन्होंने काफी बड़ी बड़ी जो है वो रुकावटें खड़ी कर दी हैं। व्हाइट हाउस को जाने वाले रास्ते बंद कर दिए हैं। पहले तो आप करीब तक चले जाते थे, लेकिन अब काफी दूर से जो है हमें रिपोर्टिंग भी काफी दूर खड़े होके करनी पड़ रही है। और कैपिटल हिल की तरफ भी यही मामलात है कि उसको जो है कार्डन किया जा रहा है। बस यहाँ पे इतना फर्क है कि यहाँ पे कंटेनर्स नहीं मंगाए गए। मैं तो सोच रहा था शायद यहाँ भी कैपिटल के अंदर जो है वो कंटेनर लगे होंगे और शहर बंद होगा। शहर में सूरत हाल नॉर्मल है, ट्रैफिक बिल्कुल रवा दवा है, लेकिन व्हाइट हाउस और कैपिटल हिल के आसपास जो है वो रुकावटें खड़ी की गई हैं और वहाँ सिक्योरिटी को भी बुलाया। अच्छा, और अगर ट्रंप आते हैं, जिस तरह देखें पाकिस्तान में एक बड़ी नारा भी चल रहा है और बातें भी चल रही हैं कि इमरान खान के साथ ज़रा उनके टर्म्स भी अच्छे हैं, तो वो एक उम्मीद भी पैदा हो सकती है। तो क्या समझते हैं इस हवाले से? वहाँ की क्या अप्रोच सोच है, वहाँ किस तरह लोग देख रहे हैं, और ख़ास तौर पे मुसलमान भी और PTI के भी चाहने वाले जो हैं वो क्या समझते हैं? अच्छा, जो अमेरिकन की बात करें तो अमेरिकन डोंट केयर, उनको नहीं पता कि कौन है इमरान खान या कि इमरान खान का क्या मामला है। अगर मुस्लिम कम्युनिटी को भी ले लेते हैं तो वो भी इतना, उनको गजा का मसला ज्यादा है। हाँ, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है जो कि यहाँ पे बड़ी कम तादाद में और स्कैटर्ड भी बहुत ज्यादा है, सही है, उनको इमरान खान की परेशानी जरूर है। दूसरा, मैं आपको साजिद बताता चलूं कि यहाँ पे बहुत पैसा खर्च होता है इलेक्शन के ऊपर। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है पाकिस्तान के, वो डोनेशंस देते हैं अपनी अपनी पार्टी को, तो वो लॉबिंग जरूर कर रहे हैं। अब अगर ट्रंप जीत जाते हैं तो आते साथ अपनी तकरीर में ये ऐलान नहीं करेगा कि जी इमरान खान को रिहा किया जाए, ऐसा नहीं होता। उनकी अपनी एक फॉरेन पॉलिसी होती है। लेकिन एक सॉफ्ट कॉर्नर है, क्योंकि इमरान खान ने जब अमेरिका का दौरा किया था तो उससे पहले ट्रंप ने बहुत सख्त ट्वीट्स किए थे पाकिस्तान के बारे में। लेकिन जब वो इमरान खान से मिले थे तो उनका रवैया बिल्कुल तब्दील हो गया था। पिछले दिनों भी अपनी एक तकरीर में उन्होंने इमरान खान को हैंडसम और एक अच्छा इंसान करार दिया। और जुल्फी बुखारी हो गए या कुछ और लोग हैं जिनके इवानका ट्रंप की फैमिली के साथ अच्छे रिलेशन है, तो उससे फर्क जरूर पड़ेगा। उससे फर्क जरूर पड़ेगा। इमरान खान के ऊपर सख्तियां
कम होगी, जेल से बाहर भी आ सकते हैं, और पीटीआई के लिए खुशखबरी होगी अगर ट्रंप जीत जाता है। अच्छा अच्छा, ये बताएं अब जिस तरह स्विंग स्टेट्स हैं उनका क्या किरदार है, चूंकि वो कहते हैं कि फैसला कुन किरदार वही अदा करेंगे, और चूंकि बड़ा टफ मुकाबला है, तो वहां से क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं या आपका तज्जिया क्या कहता है? देखिए, ये स्विंग स्टेट्स इसी तरह है जिस तरह हमारा मूड स्विंग करता है ना, कि हाँ, सुबह हाँ, हमारा कुछ मूड होता है, हाँ, हाँ, यानी कि जब घर से निकलते हैं कुछ मूड कुछ होता है, और और जब होता घर है। वापस जाते हैं तो कुछ और मूड होता है, या हाँ, बेगम का मूड कुछ और होता है जो हम छोड़ के आए होते हाँ सही है, हैं। तो वापस यहाँ पे जाके और मिलता है। जी, तो स्विंग स्टेट्स में भी यही है कि हाँ, उनका मूड पता नहीं चलता। वो एक दिन पहले तक अगर कमला को सपोर्ट कर रहे होंगे, लेकिन वोट जाके वो ट्रंप को दे आएंगे। लेकिन अभी तक के जो पोल्स हैं, ये हाँ 7 यहाँ पे स्विंग स्टेट्स हैं, जिसमें एरिजोना है, पेंसिल्वेनिया है, जी। बाल्टीमोर है, मिशिगन है, और विस्कॉन्सिन है। हम्म तो ये सब 7 स्टेट्स में अभी तक ट्रंप को ही बढ़तरी हासिल है। हम्म पेंसिल्वेनिया बहुत इंपॉर्टेंट है, हम्म और मिशिगन बहुत इंपॉर्टेंट है। मिशिगन में अरब्स हैं, बहुत सारे मुसलमान हैं, हम्म और मिशिगन को एक ये अपना क्या कहते हैं खुसूसियत हम्म हासिल है कि जो वहां से जीतता है हम्म, वही सदर बनता है, क्योंकि हिलरी क्लिंटन भी बहुत मकबूल जा रही थी, लेकिन जी मिशिगन से वो 14,000 वोट से पिछले इलेक्शन में जी। हार गई थी, और वो सदारती इंतखाबात भी हार उनका गए थे। तो सिस्टम भी आज तक मुख्तलिफ जो है, वोट उनको जी ज्यादा जी पड़े, लेकिन वो जो इलेक्टोरल होते हैं वहां पे वो अच्छा, कम हो गए ये थे। मैंने इस पे आना था कि हाँ अगर कमला हैरिस वोट ज्यादा भी ले जाती है, तो हाँ क्योंकि ये बिजनेसमैन है, हाँ और ट्रम्प जो है, और ये इसका इलेक्टोरल बहुत मजबूत है, तो जी। इलेक्टोरल से भी ये जीत सकता है। लेकिन मेरी अपनी है कि ये वोटिंग में भी क्लीन स्वीप करेगा, कमला हैरिस को काफी हाँ सारी लीड करेगा अच्छा, ये। बिल्कुल आखिरी सवाल है और बस टाइम भी ख़त्म हो रहा है। अब ये जिस तरह आप कह रहे हैं कि मुसलमान ट्रंप से जो है ना वो कुछ उम्मीदें लगा के बैठे हैं, ख़ास तौर पे गज़ा की जो सूरत हाल है, देखें वो इसराइल की पॉलिसी जो वो इसराइल के हवाले से अमेरिका की जो पॉलिसी है वो तो आपको पता ही है, और इमरान वो ट्रंप हों या हेलरा हो, कैमला हो, हैरिस हों, वो तो उसी तरह ही चलेंगे। हमारा जो कंसर्न है ख़ास तौर पे गज़ा के हवाले से, फ़लस्तीन के हवाले से, ये तो फिर मेरा नहीं ख्याल कि हमें कोई उम्मीद भर आती नज़र आती है। देखें, बड़ा ही अच्छा और गहरा आपने सवाल किया है। डेफिनेटली अमेरिकन प्रेसिडेंट, अमेरिका, इनकी सारी हमदर्दियां इसराइल के साथ हैं, जी। ज्यूइश लॉबी के साथ हैं। लेकिन क्योंकि डेमोक्रेट्स इस वक्त हुकूमत में मौजूद हैं, और मुसलमान समझते हैं कि ये मुर्दे इल्जाम है तमाम मामलात के। हाँ और दूसरी तरफ अगर थोड़े से भी अच्छे बोल बोल देता है ट्रंप, और जैसे ट्रंप कहते हैं कि मैं दुनिया में जंग नहीं चाहता, मैं अमन चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि जो भी इन्वेस्टमेंट है वो अमेरिका के अंदर की जाए, अमेरिकन लोगों की बेहतरी के लिए। तो ये थोड़ा सा उसका पलड़ा कमेला के ऊपर हावी हो जाता है। अगर मेरे पास वो कहते हैं लेस इवल चॉइस हो, तो जी, वो ये होता है कि उससे बेहतर, क्योंकि जिसकी हुकूमत होती है लोग उसके खिलाफ उससे होते थोड़ा हैं। खिलाफ अब होते हैं। बहुत तो अगर शुक्रिया वो जरा नसीम सा भी साहब, कोई आपका मीठा मीठा प्रोग्राम बयान का दे वक्त देगा। खत्म हो गया है। नाज़रीन, इसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।